अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नाज़िया वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो आइए सुनते हैं एक नाकाबिले यकीन कहानी। गर्मी के दिन थे। मैं गर्मी के दिनों में छत पर सो जाता था। रात में चलने वाली ठंडी हवाएं मुझे फौरन नींद की वादियों में पहुंचा देती थीं। सुबह बेदार होने पर मैं खुद को तरोताज़ा महसूस करता था। गर्मी उन दिनों अरूज पर थी। दिन गर्मी और लू के थपेड़े हाल से बेहाल कर देते थे। मैं रोजाना की तरह शाम को ठंडे पानी से नहा लेता था और रात के खाने से फरागत पाकर दोस्तों में चला जाता था। गांव में नौजवानों के लिए यही एक तफरी थी। शाम में किसी होटल पर बैठकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत कर ली जाए। दिन भर के वाकयात का तस्करा, लतीफ़े, कहानियां सुनाते हैं। सर्दियों में आग जलाकर उसके गिर्द बैठ जाते हैं। अगर किसी के साथ मजाक करना हो, ईंट गर्म करके रख देते हैं। जब आने वाला दोस्त उस पर बैठता था, फौरन उठ जाता। उस हरकत पर दोस्त खिलखिलाकर हंस पड़ते। मैं रात को जब छत पर चारपाई पर लेटा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई और भी आकर लेट गया है। ऐसा कई रातों से मेरे साथ हो रहा था। मैं जब देखता कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा था। मैंने डरते डरते देखा, वो कोई 18 साल की दोशीज़ा थी। चौदहवीं की रात में उसका चेहरा दमक रहा था। गांव में इतनी खूबसूरत दोशीज़ा मैंने कभी नहीं देखी थी। उसे अपने इतना करीब देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। तुम कौन हो? मैंने उससे पूछा। मैं लड़की हूँ, ये तो मुझे मालूम है, पर तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? यहाँ कैसे आ गई हो? तुमने तो एक साथ कई सवाल कर लिए हैं। मैं बारी बारी इन सवालात के जवाब देती हूँ। मेरा नाम परिवेश है। मैं कहाँ रहती हूँ, इसका जवाब ये है कि वो जो सामने दरख्त है ना, उस पर हमारा खानदान रहता है। अब ये बात सुनकर तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए कि मैं कहाँ से आई हूँ। उसका जवाब सुनकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। मेरे लिए ये बात आसानी से समझ में आ गई थी कि उस दोशीज़ा का ताल्लुक जिन्नात के कबीले से है। उस दरख्त के बारे में गांव में पहले से ही मशहूर था कि ये आसेबी दरख्त है। इस दरख्त को कई बार काटने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन कामयाबी न हो सकी। जैसे ही दरख्त पर कुल्हाड़ी का वार किया जाता था, दरख्त से खून की तेज धार निकल पड़ती थी। खून देखकर दरख्त काटने वाला बुरी तरह खौफजदा हो जाता था और दरख्त को छोड़कर भाग उठता था। गांव के एक नौजवान जमन ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि इस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उसने खून की परवाह ना करते हुए कई वार दरख्त पर किए। चंद वार दरख्त पर करने से जमन की अजीब हालत हो गई। वो कुल्हाड़ी फेंक कर पागलों की तरह वहां से अपने घर की तरफ भागा। शाम तक उसको बुखार आ गया। जमन की हालत खराब से खराब होती गई। डॉक्टर को बुलाया गया, मगर उसकी बीमारी में कोई अफाका ना हुआ। 3 दिन तक उसकी यही हालत रहने पर मौलवी साहब को दम करने को बुलाया गया। मौलवी करामत के दम करने और दम किया पानी पिलाने से जमन की हालत बेहतर हो गई। सेहतयाब होने पर उसने दरख्त काटने से तौबा कर ली। जमन की तबीयत खराब रहने से गांव वालों ने दरख्त को भी काटने से तौबा कर ली थी। मौलवी करामत साहब ने भी गांव वालों को समझा दिया था कि इस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है। उनको तंग करने पर जिन्नात गांव के लोगों को तंग करेंगे। गांव के लोग पहले ही आसेब से खौफजदा थे, इसलिए मौलवी साहब की बात आसानी से समझ में आ गई। लेकिन तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैंने उससे पूछा। तुम मुझे अच्छे लगते हो ना, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। मैं चंद दिनों से महसूस कर रहा हूँ, मेरी चारपाई पर कोई है, मगर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, वो मैं ही थी। ये देखना चाह रही थी कि तुम अनदेखी चीजों से कितना खौफजदा होते हो। तो फिर तुमने क्या महसूस किया? यही कि तुम एक बहादुर नौजवान हो। तुम्हारी जगह कोई और होता, वो तो छत पर सोना छोड़ देता। ये तुम्हारी हिम्मत है कि छत को छोड़कर भागे नहीं। तुम मुझे कब से जानती हो? जब तुम बहुत छोटे थे ना, मेरा कबीला उस वक्त यहाँ आकर रहने लगा था। मैं भी उस वक्त छोटी थी। मैं जब भी तुम्हें देखती थी, न जाने मुझे क्या हो जाता था। दिल बेख्तियार चाहता था कि तुमसे बातें करूं, पर ऐसा मुमकिन न था। मैं इंसानी रूप में बच्चों के पास खेलने आ जाती थी। उन बच्चों में तुम भी शामिल होते थे। अच्छा, तुम जब से मुझे जानती हो? हाँ, अब तुम जवानी की हदूद को छू रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मुलाकात करके अपने बारे में बता दिया जाए। तुम्हारा कबीला मुझसे मिलने पर एतराज नहीं करता क्या? नहीं, इस मामले में हम सबको आज़ादी है। हम किसी से भी मुलाकात करें, दोस्ती कर लें, कबीला कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अलबत्ता कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहे या हमारे कबीले को उस दरख्त से बेदखल करना चाहे,
फिर पूरा कबीला उन लोगों के खिलाफ हो जाएगा और फिर उन्हें नुकसान भी पहुंचाएगा। वो जमन के वाकये के बाद लोग दरख्त को काटने को भूल चुके हैं, मैंने उसको बताया। तुम्हें याद है कि एक बार तुम दरिया में डूब गए थे, फिर दरिया के किनारे लोगों को मिले थे? हाँ, ये मेरे बचपन का वाकया है। मैं अपने दोस्तों के साथ दरिया की सैर को गया था। अचानक मेरा पाँव पानी के अंदर चला गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन दरिया में डूबता चला गया। मैंने खूब हाथ पैर मारे, मगर कामयाबी ना मिली। पेट में पानी भर गया था। बेहोश होने पर मुझे फिर कुछ होश न रहा। क्या तुम जानते हो तुम्हें दरिया से बाहर निकाल कर किसने फेंका था? मैं बेहोश हो गया था, इसलिए कुछ पता नहीं चल सका। वो मैं ही थी। मैंने तुम्हें पानी से निकाल कर बाहर फेंका था, वरना तुम पानी की तह में चले जाते और गोताखोर जब तक तुम तक पहुंचते तुम मर चुके होते। वो बिल्कुल ठीक बता रही थी। मेरे घर और दीगर लोग इस बात पर हैरान थे कि पानी की तह में जाने पर मैं कैसे बाहर आ गया। तुम्हारे दोस्तों में सबसे ताकतवर लड़का कासिम था। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। उसका एक हाथ भी किसी लड़के को लग जाए, उसे दिन में तारे नजर आ जाते थे। पता है, एक दिन कासिम ने तुमसे भी झगड़ा कर लिया था और वो तुम्हें भरपूर जख्मी कर देना चाहता था। उसने एक दो घूंसे भी तुम्हें मारे थे। तुम जमीन पर गिर पड़े थे, फिर अचानक उठे और तुमने कासिम को पीट कर रख दिया। तुम्हारे दोस्त और कासिम हैरतज़दा रह गए थे कि तुम्हें इतनी जान कहां से आ गई। वो मैं ही थी जिसने तुम में इतनी ताकत भर दी थी। किसी से भी हार ना मानने वाला कासिम तुम्हारे सामने ढेर होकर रह गया था। उसने बताया। वो दुरुस्त ही कह रही थी। अगर वो मेरी मदद न करती तो कासिम तो मुझे मार मार कर ढेर कर देता। रात में उससे मुलाकात होने पर मुलाकातों का तो फिर सिलसिला चल निकला। वो मुझे ही नजर आती थी। इस बात का अंदाजा मुझे इस तरह हुआ कि मेरी वालिदा एक दिन किसी काम से छत पर आई और मुझसे कहने लगी, तुम किससे बातें कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी नहीं है। अरे अम्मी जान, आप अचानक छत पर आ गई। अभी आई हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम किससे बातें कर रहे हो? मुझे तो यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। जब कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई नहीं है अम्मी। मैं यही बात कर रही हूँ कि यहाँ कोई नहीं है। तो फिर तुम किससे बातें कर रहे हो? अपने आप से बात कर रहा हूँ। क्यों पागल हो गए हो जो अपने आप से बातें कर रहे हो? अम्मी जान, इंसान खुद से भी बात कर लेता है, तो इसमें क्या है? अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ और सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अम्मी जान ने कहा। तो फिर मैंने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम सो जाओ। और तुम? मैं तो चांद की रोशनी में देखती रहूंगी। अरे, तुमने फिर खुद से बातें करनी शुरू कर दी। मुझे लग रहा है तुम्हें मौलवी साहब को दिखाना पड़ेगा। अम्मी जान ने सीढ़ियों से खड़े होकर दोबारा बोला। अम्मी, मौलवी साहब को जहमत ना दो, मैं सो जाता हूँ, मैंने अपने ऊपर चादर तानते हुए कहा। मेरी चारपाई पर सीधा लेट जाने पर अम्मी जान चली गई। तुमने तो मुझे मरवा ही दिया था। अम्मी के जाने पर मैंने उससे कहा, सो जाओ, वरना तुम्हारी आवाज सुनकर वो दोबारा छत पर आ जाएंगी और हकीकत में मौलवी साहब के पास इलाज को ले जाएंगी। तुम ठीक कह रही हो। ये कहते हुए मैं वाकई सोने को लेट गया। दूसरे दिन शाम को घर लौटने पर अब्बा जान ने मुझे बुलाया और पूछा, जमाल बेटे, तुम्हारे साथ आखिर क्या मसला है? मेरे साथ तो कोई मसला नहीं अब्बू। तुम्हारी अम्मी कह रही थी कि तुम रात को छत पर अपने आप से बातें करते हो। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। मैं उनकी बात सुनकर परेशान हो गया। तुम्हारे साथ वाकई कोई मसला लगता है। मुझे मौलवी साहब या किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे इलाज के सिलसिले में बात करनी चाहिए। अब्बा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मी जान को वहम हो गया है। वहम हो गया है? अब्बा जान चौंके। रात पड़ोस से टेलीविजन प्रोग्राम चलने की आवाज आ रही थी। वो समझी मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। ठीक है, अगर वाकई तुम्हें कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना। अब्बा, आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ होने पर जरूर बता दूंगा। वैसे मेरा अभी पागल होने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ख्याल था कि बात आई गई हो गई होगी, लेकिन ख्याल गलत था। अम्मी जान ने रात में मेरी जासूसी शुरू कर दी। वो दबे पांव छत पर आकर मुझे देखने लगी। परिवेश को भी अम्मी की जासूसी का इल्म हो गया था, इसलिए वो छत पर आने से कतराने लगी। वो जब छत पर आती, उसकी नजरें सीढ़ियों पर होती थीं। जैसे ही अम्मी जान दबे पांव सीढ़ियां चढ़ने लगती, उसे खबर हो जाती। वो अपने होंठों पर उंगली रखकर खामोश होने का इशारा करती। मैं खामोश होकर चरपाई पर सीधा लेट जाता। अम्मी मुझे सोता देखकर चली जाती। सच्ची बात यह है कि परिवेश मुझे बहुत पसंद आ गई थी और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। इश्क है ही ऐसी बुरी चीज जिस पर दिल आ जाए, फिर उससे जुदा होने को दिल ही नहीं करता। हम दोनों में मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ने लगा।
वो मुझे बचपन से पसंद करती थी और मैं जवान होने पर उसे चाहने लगा था। उसकी खूबसूरत नक्शो निकार, दूधियाई रंगत जो मेरी कमजोरी थी। हम दोनों बहुत एहतियात बरत रहे थे, फिर भी अम्मी को मुझ पर शक हो गया था कि मामला गड़बड़ है। वो मौलवी करामत को आखिरकार ले ही आई। मौलवी साहब ने घर में घुसते ही कुछ पढ़ना शुरू किया। मुझे इस घर पर जिन्नात के आसार नजर आ रहे हैं। हम खुद जिन्नात हैं, इसीलिए तुम्हें जिन्नात के असरात महसूस हो रहे हैं, मैंने मौलवी से कहा। तुम खामोश रहो, जब तुमसे कुछ पूछा जाए फिर बोलना, अम्मी ने मुझे डांटा। ये खुद नहीं बोल रहा, जिन्नात इससे बुलवा रहे हैं। क्या जिन्नात इससे ये बात कहलवा रहे हैं? अम्मी चौंकी। हाँ, इसको बोलने दो, ताकि जिन्नात का असल रूप सामने खुलकर आ जाए कि वो तुम लोगों को परेशान करना चाह रहे हैं, मौलवी साहब ने कहा। उनकी बात सुनकर अम्मी जान गहरी सोच में पड़ गई। अम्मी का तो शक यकीन में बदल गया। मैंने पढ़ाई कर दी है, पानी दे रहा हूँ, इसे घर के चारों कोनों में छिड़क देना। मौलवी साहब ने कुछ देर एक जगह बैठकर पढ़ाई कर दी थी, पानी पर भी दम कर दिया था। सुबह होने पर मैं नाश्ता करके घर से काम करने निकल गया। शाम गई, जब मैं घर लौट रहा था, किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने वहां देखा जहां से आवाज आई थी। एक दरख्त के नीचे वो खड़ी नजर आई। मैं उसके पास गया और उसके रात को छत पर ना आने की शिकायत की। मैं अब तुम्हारी छत पर नहीं आ सकती। पर वो क्यों? मैं तुमसे नाराज हूं। मुझसे नाराज क्यों हो? तुमने अपनी अम्मी को घर में दम करने और पानी छिड़कने से बिल्कुल नहीं रोका। ये ठीक है कि वो मौलवी साहब को पढ़ाई कराने को ले आई थी, लेकिन तुम तो रोक सकते थे ना? हाँ, मैं रोक सकता था, मैंने नहीं रोका, लेकिन तुम क्यों नहीं आई? इसलिए कि दम किए पानी की बदौलत अब मैं उस घर में नहीं आ सकती। फिर अब क्या होगा? किसी तरह तुम वो दम किया पानी बोतल से खाली कर दो और उसकी जगह बगैर दम किया हुआ पानी बोतल में भर दो। उसकी तजवीज अच्छी थी। मैंने घर लौटने पर ऐसा ही किया। मौका देखकर दम किए पानी की बोतल खाली कर दी और उसकी जगह आम पानी भर दिया। अम्मी को भी मेरी इस कार्रवाई पर जरा भी शक न हुआ। वो रोजाना उस पानी को मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी समझकर घर के चारों कोनों में डालती रही। दूसरे दिन जब मैंने परिविश को अपनी कार्रवाई का बताया तो वो खुश हो गई। ये तुमने बहुत अच्छा कर दिया, अब मैं तुम्हारे घर पे आ सकूंगी। आज रात तुम आओगी ना? नहीं, अभी चंद दिन लगेंगे। पर वो क्यों? इसलिए मौलवी साहब के दम किए पानी का चंद दिन असर रहेगा। जैसे ही असर खत्म हुआ, मेरे वहां आने में कोई रुकावट नहीं होगी। ठीक है, उस वक्त तक हम यहाँ मिलते रहेंगे, मैंने कहा। चंद दिन गुजरने पर वो फिर से छत पर थी और हम दोनों की मुलाकातें रोजाना होने लगी थी। अभी गर्मियां हैं, हम छत पर मुलाकात कर लेते हैं। जब गर्मियां चली जाएंगी, सर्दियां आएंगी, फिर हमारी मुलाकातें कहाँ होंगी? मैंने उससे पूछा। तुम्हारे कमरे में हुआ करेंगी। वाकई? पर तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? रात में सोने से पहले दरवाजे की खिड़की खोल दिया करना। मैं खिड़की के रास्ते तुम्हारे कमरे में आ जाया करूंगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैंने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अम्मी जान खुश थी कि उनके पास मौलवी साहब का दम किया हुआ पानी है। उसकी बदौलत कोई जिन घर में दाखिल नहीं होगा। इसलिए वो बाकायदगी से नमाज असर के बाद घर के चारों कोनों में पानी डालना नहीं भूलती थी। उनको खतरा था कहीं पानी के ना छिड़कने पर जिन्नात दोबारा घर में ना आना शुरू कर दें। एक माह गुजरने पर मेरी वालिदा को मुझ पर शक हो गया। उन्होंने परिविश से मुझे बातें करता देख लिया। मौलवी साहब एक बार फिर हमारे घर आए। घर के सहन में बैठकर दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर पढ़ाई करके वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे। तुमने उसे घर में बुलाने को पानी ही बदल दिया था, बहुत गलत बात की तुमने। मैं खामोश रहा। मैंने जो काम खामोशी और राजदारी से किया था वो पढ़ाई के जोर पर मौलवी साहब से छुप ना सका। वालिदा भी मुझे कहर आलूद निगाहों से देख रही थी। तुझे उससे प्यार हो गया है, इसलिए मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर तूने ये काम किया। तुम जानते हो वो जिन्नात हैं, फिर भी उनसे इश्क लड़ा रहे हो। बाज आ जाओ, वरना जिन्नात तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौलवी साहब को जवाब देने की बजाय मैं खामोश रहा, वरना अम्मी जान भी मौलवी साहब की तरह शुरू हो जाती। मौलवी साहब कुछ देर पढ़ाई करते रहे। पानी फिर दम करके दिया। अम्मी जान को हदायत दी कि वो इस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़के। अम्मी जान ने उस वक्त दम किया पानी छिड़क दिया। इस बार मौलवी साहब ने कई तावीज दिए। एक मेरे बाजू पर, दूसरा गले में डाल दिया। बाकी बच जाने वाले तावीज मेरे जिस्म पर रगड़कर जलाने थे। इस बार अम्मी जान ने दम किए पानी की बोतल अच्छी तरह महफूज मुकाम पर छुपा दी ताकि मेरे हाथ ना लग सके। मौलवी साहब ने इस बार ऐसा इंतजाम कर दिया था कि वो मेरे नजदीक भी नहीं आ सकती थी। जब वो मेरे घर नहीं आई, मैं उस दरख्त के पास चला गया। उससे मिलने की उम्मीद थी, वहां वाकई उससे मुलाकात हो गई। वो जैसे ही मेरे जिस्म के करीब आई, एक झटके से दूर हो गई। क्या हुआ?
तुम मुझसे दूर क्यों हो गई हो? पता नहीं, तुम्हारे नजदीक आते ही मुझे झटका लगता है। करंट लगा क्या? क्या मैं बिजली का खंभा हूं जिसके बारिश के दिनों में करीब जाने पर करंट का झटका लग जाता है? इस वक्त तुम वाकई बिजली का खंभा लग रहे हो। कमाल है, इससे कबल तुम मेरे करीब आती रही हो, उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं होता था। मौलवी साहब ने जरूर तुम्हारे जिस्म पर कोई ऐसा तावीज बांध दिया है कि मैं तुम्हारे करीब ना आ सकूं। हाँ, उसने मेरे हाथ पैर और गले में तावीज डाल दिया है, तभी तो मुझे करंट का झटका लग रहा है। तुम्हें मुझसे मुलाकात करनी है तो फिर इन तावीज़ात को अपने जिस्म से हटाना होगा। पर मैं कैसे इनको हटाऊं? अम्मी जान ने सख्ती से हुक्म दिया है कि इन तावीज़ों को अपने जिस्म से अलग करना नहीं है। इस तरह हम एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। हमें इन तावीज़ों का हल निकालना होगा। हल? हाँ, हर मसले का कोई ना कोई तो हल होता है ना, इस तरह इनका भी हल होगा। मैं अपनी किसी जिनिया सहेली से इसका हल पूछ कर आऊंगी। क्या तुम्हारी सहेलियां भी लड़कों से इश्क करती हैं? मोहब्बत तो वो जज्बा है जो किसी भी इंसान और जिन्नात में परवान चढ़ जाता है। जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तुम्हें देखे बिना किसी पल चैन नहीं आता। कुछ मेरी भी यही हालत है, मैंने उससे कहा। इसीलिए तो कह रही हूं, हमें अपनी मोहब्बत की खातिर कुछ करना होगा, तभी हम एक दूसरे को पा सकते हैं। परिवेश ने मुझसे कहा। रात को जब मैं सोने को लेटा, नींद कोसों दूर थी। समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी तदबीर की जाए जिससे हम दोनों की मुलाकातें होती रहें। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उसकी जुदाई में पागल हुआ जा रहा था, क्योंकि मुझे उसके साथ रात गुजारने की आदत हो गई थी। मैं उसके लिए जितना तड़प रहा था, वो भी मेरे लिए उतना ही तड़प रही थी। रात जैसे तैसे गुजर गई। दूसरे दिन मुलाकात होने पर उसने मुझे मसले का हल बता दिया। मुझे तावीज उतार कर बिस्तर के सरहाने रख देने थे। बिस्तर भी ऐसे लगाने थे जैसे मैं सो रहा हूँ। ये काम सर अंजाम देकर बराबर की छत पर चले जाना था। उस छत पर किसी किस्म का कोई असर न था। उसकी ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। वाकई उसकी सहेली की तजवीज़ अच्छी थी। इस तरह किसी को पता नहीं चलता। दरअसल हमारे बराबर का मकान खाली पड़ा था। एक दुकानदार ने उसे किराए पर लिया हुआ था और उस मकान को गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करता था। छत पर हमारी मुलाकात करने में कोई दुश्वारी नहीं थी। रात से ही हमने इस बात पर अमल शुरू कर दिया। मोहल्ले के दूसरे मकानों के निस्बत वो घर ऊंचा था। दीवारें भी इतनी बनी हुई थी कि कोई छत पर लेट जाए तो नजर न आए। उसने छत पर मुलाकात पर दिल खुश हो गया। यह सिलसिला कई दिन चलता रहा। किसी को हमारी मुलाकात करने का पता नहीं चला। एक दिन जब मैं दूसरी छत पर गया, मुझे ये ख्याल ना रहा कि बिस्तर को ऐसा करना है कि दूर से देखने पर मैं सोया हुआ महसूस हूँ। दरअसल उससे रोजाना मुलाकातें करते रहने पर मुझ पर बहुत खुद एतमादी आ गई थी। अचानक अम्मी जान किसी काम से छत पर आ गई। वो मुझे ना पाकर हैरतज़दा रह गई। मैं उनके सामने ही छत पर आया था और अब गायब हो गया था। अम्मी जान ने मुझे आवाज लगाई। उनकी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह चौंका। मुझे उनके इस तरह अचानक छत पर आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तुम दूसरे की छत पर क्यों गए थे? वो गुस्से से बोली। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। सोच रहा था कि क्या बहाना बनाऊं। अचानक मेरे जहन में ख्याल आ ही गया। वो अम्मी जान, मुझे ऐसा लगा कि बराबर की छत पर कोई चोर है, इसलिए मैं वहां चला गया था। ये तुमने बड़ी बेवकूफी की। चोर या डकैत लोग असलहे से लेस होते हैं। तुम्हें देखकर वो हमला कर सकते थे। बस अम्मी, उस तरफ तो मेरा जहन ही नहीं गया, वरना कभी भूल कर भी वहां नहीं जाता। आज तुमने ये हरकत कर ली है, मगर आइंदा ऐसी बेवकूफी हरगिज मत करना। ये डाकू लोग खतरा महसूस करने पर गोली चला देते हैं। हमें क्या पड़ी है दूसरों के घर वालों की चौकीदारी करें? ये तो उस दुकानदार को सोचना चाहिए ना जिसका माल यहाँ पड़ा है। मेरी बातों से मुतासिर होकर अम्मी नीचे चली गई। आज वो उदास दिखाई दे रही थी। उसे उदास देखकर मैं भी परेशान हो गया। क्या बात है, तुम इतनी परेशान और उदास क्यों हो? बात ऐसी है, मैं अनकरीब तुमसे दूर चली जाऊंगी। दूर चली जाओगी? पर वो क्यों? कराची में एक आमिल बाबा जिसका नाम बदर बंगाली है, वो काले इल्म का माहिर समझा जाता है। उसने बहुत सारे मोकल जादू के जोर पर अपने कब्जे में किए हुए हैं और वो उनसे अमल कराता है जो वो खुद नहीं कर सकता। उसको अपने किसी अमल के जरिए हमारे खानदान की जरूरत है। वो हम सबको जादू के जोर पर काबू करने की गर्ज से कोई खास अमल कर रहा है। अगर 15 दिन में वो ये अमल कर लेने में कामयाब हो गया तो हम सब उसके कैदी बन जाएंगे, और वो जो अमल हमसे कराना चाह रहा है वो अमल कर देने के बाद भी नहीं छोड़ेगा। ये तो वाकई बड़ी खतरनाक बात है। क्या इसका कोई हल नहीं जिसके जरिए वो तुम सबकी जान छोड़ दे? हाँ, इसका एक आसान हल है। वो क्या? वो ये कि बदर बंगाली हमारे दरख्त के नीचे रात में 12 बजे बैठकर अपना अमल करता है। हम ये दरख्त और ये मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले जाएं और यहाँ का रुख ना करें, तब बच सकते हैं।
कोई और सूरत नहीं है क्या? नहीं, यही हल है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने इस मसले पर सोचा है। इसका आसान तरीका यही है। इस तरह तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगी ना? इस बात का मुझे भी दुख है। जहां भी हम जाएंगे तुम वहां नहीं होगे। पर मैं उस जादूगर को रात में खतरनाक अमल करने से रोकूंगा। ऐसी गलती मत करना। पर वो क्यों? जादूगर जब अपना खास अमल करने को वहां बैठता है, वो अपने मुकल छोड़ देता है। कोई उस जादूगर को अमल खत्म करने को कहे या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, उसके मुकल उसी शख्स का काम तमाम कर देते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यह मशवरा हरगिज नहीं दूंगी कि ऐसा कोई काम करो जिसके नतीजे में तुम्हारी जान चली जाए। पर तुम चली गई तो मुझे बहुत याद आओगी। मैं भी तो तुम्हें भुला नहीं सकूंगी। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि तुम कुछ सालों बाद या जादूगर के मरने पर लौट आओ? हम यहाँ से चले भी जाएं, जादूगर यहाँ बैठकर अमल कर जाएगा। जब यहाँ लौटेंगे उसकी कैद में आ जाएंगे, या उसकी गद्दी पर बैठे उसके किसी बेटे या रिश्तेदार के बैठने पर हम उसके कैदी हो जाएंगे। इसलिए हमारा खानदान यहाँ आने की कभी ऐसी हमाकत नहीं करेगा। जादूगर के अमल पूरा होने में अभी 10 दिन बाकी थे तो उसका खानदान उस दरख्त से चला गया। मैंने देखा उनके जाने पर भी वो जादूगर दरख्त के नीचे अपना खास अमल करता रहा। अमल पूरा होने पर फिर वहां से चला गया। मुझे उससे मुलाकात की आदत पड़ चुकी थी। अक्सर मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। हर वक्त परिवेश के तस्वुर में डूबा रहता था। मेरी कैफियत एक मजनू की हो गई थी। दिन भर में ठीक तरीके से अपने काम निपटा लेता था, लेकिन रात होने पर फिर उसकी याद सताने लगती थी। खासकर 14वीं की रात में मुझे चांद में उसकी सूरत नजर आने लगती थी। ऐसे में अपने रब से दुआ करता कि वो जहां भी रहे खुश रहे, उसे कभी कोई जादूगर कैद और तंग ना कर सके। अब तो मेरी शादी हो चुकी है, बीवी भी है जो बहुत खूबसूरत है, 2 बेटे भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अक्सर उसकी याद आ जाने पर मैं रंजीदा हो जाता हूँ। मुझे अफसुर्दा देखकर मेरी बीवी पूछती है, क्या बात है, इतने अफसुर्दा क्यों हो? तो मैं कहता हूँ किसी दोस्त की याद आ गई थी। वो मुस्कुरा देती है और कहती है, कोई खास ही दोस्त होगा? मैं कहता हूँ, हाँ बेगम, खास दोस्त की याद आने पर ही दिल उदास हो जाता है। मेरी बेगम मेरी बात पर खिलखिलाकर हंस देती है।